बीपीएससी वाली शिक्षक कहता हूँ, फेज 1 तैयारी 1 तैयारी 2 वाला तमाम शिक्षकों को पोस्टिंग को लेकर एक विवाद सा छिड़ा। ट्रांसफ़र के लिए जो पॉलिसी लाई है शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए, तो यदि इसको देखा जाए सरकार का पूर्व से भी ट्रांसफ़र पॉलिसी उनके लिए किया गया है, बट उसमें भी थोड़ा सा पेच है। जैसे कि जो रुग्ण अवस्था में है, बहुत बीमार है, उनको भी कहा गया है 10 पंचायत का ऑप्शन देना। तो जब हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। देखिए, बिहार में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर बिहार के लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक, साथ में 2.5 लाख के आसपास बिहार में बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक है, जिनको पोस्टिंग को लेकर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर एक नया नियमावली बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर आई। लेकिन उसके बाद तमाम प्रकार के जितने भी गुट है बिहार में, शिक्षक संघ कहा जा रहा है कि 12 गो सर बिहार में गुट हैं शिक्षक संघ का। दूसरी तरफ बिहार के जो नए नवेले शिक्षक है, जिसे मैं बीपीएससी वाली शिक्षक कहता हूँ, फेज 1 तैयारी 1 तैयारी 2 वाला तमाम शिक्षकों को पोस्टिंग को लेकर एक विवाद सा छिड़ा हुआ है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कुछ शिक्षक खुश हैं तो कुछ शिक्षक नाखुश हैं। हमारे साथ नलिन जी एडवोकेट साहब पटना हाईकोर्ट के हैं। देखिए, शुरू से बिहार में शिक्षक को लेकर जो भी केस हुआ है सर बखूबी लड़े हैं, और अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर विशेष प्रकार से समझाएंगे कि क्या कुछ शिक्षकों की करनी चाहिए। क्या वाकई में आगे चल के शिक्षक संघ द्वारा जो पिछले दिनों कहा गया कि हम सब केस करने जा रहे हैं पटना उच्च न्यायालय में, नियमावली में त्रुटि है, बहुत बड़ा त्रुटि है, ज़बरदस्ती शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये वाकई में सही है सर? सबसे पहले दर्शकगण मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अभी जो सरकार ट्रांसफ़र के लिए जो पॉलिसी लाई है शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए, तो यदि इसको देखा जाए सरकार का पूर्व से भी ट्रांसफ़र पॉलिसी रहा है। उसके बाद 91 का ट्रांसफ़र पॉलिसी रहा है। उसके बाद फिर 2006 में सरकार रेगुलर टीचर के लिए नियमावली लाई, जिसमें कि ट्रांसफ़र उनका पोस्ट को नॉन ट्रांसफरेबल बना दिया गया। फिर उसके बाद लंबे समय तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है उनके चॉइस पर ही होता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी जो सरकार नियमावली लाई है उसमें ट्रांसफ़र का काफ़ी ऑप्शन पर सरकार के द्वारा काम किया गया है। तो लेकिन इसमें कई सारा खामियां हैं जो कि शिक्षक को आतंकित कर रहा है। जैसे कि इसमें एक तो महिला शिक्षकों के लिए कुछ किया गया है, ऐसा नहीं है महिला दिव्यांग वालों के लिए कुछ प्रावधान अच्छा कहा किया गया है, या बीमार जो रुग्ण स्थिति में है उनके लिए किया गया है, बट उसमें भी थोड़ा सा पेच है। जैसे कि जो रुग्ण अवस्था में है, बहुत बीमार है, उनको भी कहा गया है 10 पंचायत का ऑप्शन देना। तो जब बीमार है, विभाग उनको मान रही है जो बीमार है, तो उनको तो होना चाहिए कि घर के आसपास उनको मिलना चाहिए, घर के जस्ट बगल में। हाँ, जो गंभीर बीमारी के जैसे कि कैंसर वगैरह, उसमें किडनी कुछ बड़ा जो डायलिसिस पर चल रहा है उसको क्या करेंगे, ये त्रुटि है, वो होना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं का 10 पंचायत का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए मोर और लेस ये माना जा सकता है, जो चलिए वो 5 किलोमीटर के दायरे में रह पाएंगी, ठीक है। बट सबसे इसमें मुश्किल इसमें जो जोड़ा गया है वो है पुरुषों का अनुमंडल से बाहर ट्रांसफ़र करना। अब अनुमंडल अच्छा सर, एक प्रश्न है, अनुमंडल से बाहर का जो जिक्र किया गया है, आपके हिसाब से आप भी बिहार के रहने वाले ही होंगे जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो अनुमंडल, गृह अनुमंडल छोड़कर लगभग कितना किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है मिनिमम और मैक्सिमम? नहीं, ये दूरी करता है कि अनुमंडल का दायरा तो निश्चित रूप से व्यापक है, कई ब्लॉक मिला के एक अनुमंडल बनता है। अब सपोज दैट कोई टीचर उस अनुमंडल के एक छोर पर है और उसको दूसरा अनुमंडल में किया जाएगा तो वो बड़ा टॉर्चरस हो जाएगा। और पूर्व का भी इनका जो रेगुलर टीचर के लिए 1991 का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी था, उसमें था कि महिला शिक्षकों के लिए और विकलांग के लिए ये लागू नहीं था, बट था उसमें कि पुरुष शिक्षकों का प्रखंड से बाहर ट्रांसफ़र होगा, उनका गृह प्रखंड में नहीं हो सकता था। तो ये बहुत अच्छा था, गृह प्रखंड में नहीं हो सकता था। बट ये ऑल ऑफ सडन ये जो अभी लाया गया अनुमंडल से बाहर, तो एक अनुमंडल में कई प्रखंड होते हैं, तो इससे है जो टीचर का जो है इंटरेस्ट बैडली एकदम प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा उन रेगुलर टीचर का पे स्केल और इनके पे स्केल में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब इनको तो बहुत कम मिलता है, इनको मकान भत्ता भी बहुत कम मिलता है, 1,500-2 हज़ार मकान भत्ता। हाँ, 1,500 मकान भत्ता। अब उसको आप 1,500-2 हज़ार मकान भत्ता मिल रहा है, आवास भत्ता मिल रहा है, तो वो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर यदि जाएगा तो वो कैसे वो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? सर, अभी आप बताएं कि नहीं जा सकते हैं और ये गलत रूल है। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो है और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, तुमको अब अपने, पहले तो कहा गया कि हम अपने ज़िला में नहीं देंगे, उसके बाद कहा जा रहा है कि हम अपने अनुमंडल में नहीं देंगे। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है, विभाग कह रही है, तो विभाग की बात लोग क्यों ना माने?
देखिए, सबसे पहले हम रूल को पूरी तरह से गलत नहीं बता रहे हैं, बट रूल में कुछ दोष है, डिफेक्ट है, हम उसके तरफ इंगित कर रहे हैं। क्या क्या डिफेक्ट सरकार, जैसे हम वही बताना चाह रहे हैं, जैसे कि देखिए ये रूल ये जो एक्चुअली रूल नहीं है, ये एक गाइडलाइंस है, मार्गदर्शिका है, दिशा निर्देश है जो सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये जो है, इस पर सिंपल जो है, ये मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेके किया गया है। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा का जो उसका नियमावली है, ठीक, विशिष्ट शिक्षक नियमावली या जो रेगुलर टीचर का ट्रांसफ़र का 2006 का नियमावली है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो के तहत है, जो कि कैबिनेट से अप्रूव्ड है। और उसको ये मुख्यमंत्री से अनुमोदन वाला जो ये दिशा निर्देश है, ये सुपरसीड नहीं कर सकता है। और जहां उसका कंट्राडिक्शन होगा तो माननीय न्यायालय में यदि चुनौती दिया जाएगा तो माननीय न्यायालय उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, श्योर है। ये कितने सुनवाई में? नहीं, वो तो सुनवाई का है, उसमें जो क्या तथ्य आता है, न्यायालय क्या काउंटर मांगता है, सरकार कितना टाइम ले पाती है कि हम कुछ और रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से न्यायालय दोनों पक्ष को पर्याप्त मौका देने के बाद ही उसमें कोई फाइनल कंक्लूजन पर, मतलब चूंकि न्यायालय है, न्यायालय में तो पहला उद्देश्य होता है कि न्याय करना, तो न्याय करने में समय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हाँ वो भी एक फैक्टर होता है। तो दूसरी बात आपने जो कहा कि यदि कोई शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है और यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं, उनको मान लीजिए बहुत इस तरह का स्कूल आवंटित हो जाता है कि उनको बहुत कठिनाई है वहाँ ज्वाइन करने में, नहीं करते हैं, तो इस पर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है कि उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि खुद इनका नियमावली कहता है कि जिस दिन से ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। तो जब तक विशिष्ट शिक्षक, जस्ट हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए, जब तक कि विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाते हैं तब तक तो ये नियोजित शिक्षक है। पंचायती व्यवस्था के एम्प्लॉय, तो पंचायती व्यवस्था के एम्प्लॉय पर सरकार किस हैसियत से कार्रवाई करेगी? इनको है पावर, इंटरफेयर कर दें, माननीय उच्च न्यायालय तुरंत इंटरफेयर कर देगा, ये इनको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यदि वो त्याग देगा कि नहीं ठीक है, गवर्नमेंट सीधा कह देगा कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो हम इसको सेवा मुक्त करते हैं, उनका एम्प्लॉय ही नहीं हो, कैसे मुक्त कर देंगे? तो नियोजन इकाई देखेगा ना, नियोजन इकाई देखेगा ना कौन सा मिसकंडक्ट कर दिया, जैसे इनके परीक्षा के अनुसार, पोस्टिंग के अनुसार स्वीकार नहीं किया और त्याग दिया, लिखित में दे दिया कि नहीं हम आपके पोस्टिंग पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, हमको विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, तो आप क्या जबरन उनको बनवा दीजिएगा विशिष्ट शिक्षक? अभी जो इनका विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो स्ट्रक डाउन हुआ, इन्होंने लगा दिया था नियम उसमें कि 3 बार में परीक्षा नहीं पास कीजिएगा तो आपको सेवा मुक्त कर देंगे, तो माननीय न्यायालय ने क्या किया, उस प्रावधान को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ये यदि पास नहीं भी करेंगे तो ये बने रहेंगे, नियोजित शिक्षक का स्टेटस आप नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो जिस नियमावली के तहत हुए थे उसमें उनका सेवा 60 साल है, और ये आप एक नया नियमावली ला के उसको इससे नहीं बांध सकते नियोजित शिक्षक है। हाँ, ये सरकार तब कर पाता कि यदि सरकार परीक्षा पास के दिन से ही, परीक्षा पास करने के दिन से ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देता, तब अभी स्थानांतरण करता तो सरकार का आदेश मानना बाध्यता होता। लेकिन सरकार तो खुद नियमावली में फंसी हुई है लिख के कि नहीं, जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही राज्यकर्मी बनेंगे, तो अभी राज्यकर्मी है ही नहीं, उनका स्टाफ है ये नहीं है, तो ये किस आधार पर दंडित कर देंगे नियोजित शिक्षक को? घर के मेंबर है ही नहीं तो आप दावा आप उसकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं, आप कैसे जबरदस्ती दंडित कर दीजिएगा? एक प्रश्न और है सर, बीपीएससी वाले अभी नए शिक्षक, नए वेली दुल्हनिया वाला बात है, नए शिक्षक बने हैं, तो एक रूल होता है कि 2 साल का जो पीरियड होता है वो समझा जाता है कि ट्रेनिंग काल है। इस बीच में अगर वो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में उसको भी इंक्लूड किया गया है, तो क्या ये भी रूल को ब्रेक किया गया है? एक तरफ कहा जाता है कि आप 2 साल हैं वो ट्रेनिंग पीरियड में है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि ठीक है आपको भी हम ट्रांसफ़र पॉलिसी में भाग लेने का मौका देते हैं। तो ये देखिए, आपके द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्रश्न है, और उसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थी का इस पर ध्यान एकदम, बीपीएससी के जो टीचर हैं उसका ध्यान एकदम इस पर लगा हुआ है, और कई बार लोग थोड़ा भी उनके मनपसंद बात नहीं बोलते हैं तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है बता रहे हैं, कानून जो कहता है, जो आप ट्रेनिंग पीरियड बोल रहे हैं, एक्चुअली वो ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, वो प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं उसको। तो प्रोबेशन पीरियड में जो है वो जो एम्प्लॉय होता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसका कार्य शैली कैसा है, उसका काम सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, उसका सेवा संपुष्ट कंफर्मेशन किया जा सकता है कि नहीं, ये सारा कुछ मॉनिटर किया जाता है। तो इस अवधि में ट्रांसफ़र करना ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, ये मतलब ये भी
बियॉन्ड लॉ है, ये भी नहीं संभव है। ये भी इस ग्राउंड पर भी यदि कोर्ट में चुनौती हो जाएगा तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। कन्फर्मेशन ही नहीं हुआ है, अभी आप किस आधार पर कर रहे हैं, अभी तो उनका सेवा का ऑब्जर्वेशन चल रहा है। इसीलिए तो मैं नए वाली दुल्हन वाला बात बोल दी। हाँ नहीं, ये यहाँ भी सरकार फंसने जा रही है। वही वाली बात। ये पॉलिसी एक्चुअली है बहुत हड़बड़ी में बनाया गया है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा गया है। मेन बात है कि स्टेक होल्डर जो डिफरेंट टीचर एसोसिएशन थे या टीचर्स हैं, उनसे ये लोग या तो आमंत्रित नहीं किए हैं कि आप लोग अपना आपत्ति दीजिए, उन लोग के साथ बैठ के डिस्कशन तो नहीं ही किए हैं, और उन लोगों का पक्ष नहीं सुने। टीम जो भी फैसला सुनाती है सर्वमान्य माना जाता है, वो भी 6 महीना में 1 महीना एक्चुअली स्टेक होल्डर के साथ बात करना चाहिए और उन लोग का आपत्ति लेना चाहिए, और उसको कंसिडर करके आप कोई दिशा निर्देश निकालते हो, बहुत अच्छा बनता। लेकिन अब इस तरह का उथल पुथल वाला ला रहे हैं, देखिएगा सरकार को बहुत बड़ा समस्या होना है। यदि मान लीजिए बल्क में 1 लाख सक्षमता पास मान लीजिए पुरुष शिक्षक डिनाई कर दे कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तब तो है जो ये बहुत को उसके स्कूल में पदस्थापित भी कर देंगे नया टीचर, और वो छोड़ेगा नहीं अपना पद, वो नहीं वहाँ से विरमित होगा, नहीं हटेगा, कोर्ट आ जाएगा कि हम नहीं इनका टर्म्स एंड कंडीशन पर जाना चाहते हैं, हमारा बहुत कम मेरा आवास भत्ता है। नहीं तो आप व्यवस्था कीजिए वहाँ। आप क्या हो गया, वो के पाठक सर बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे थे कि स्कूल के बगल में ये बना देंगे, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना देंगे, सब हो गया सरकारी खेला हवा ये सब। इसलिए इतना ही नियमावली या नियम पास कीजिए जिसको आप इम्प्लीमेंट करा सकिए। पूरा व्यवस्था चौपट करने वाला नियम है। एक बार में मास ट्रांसफ़र इस तरह से कीजिएगा ना, इतना ज़्यादा। देखिए, इस पर भी सरकार का दिशा निर्देश है ऑलरेडी, कार्मिक विभाग का, कि किसी भी ऑफिस में यदि ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 10% का करना है। क्यों करना है 10% का? कि कुव्यवस्था न फैल जाए। सपोज दैट किसी भी, अभी हाई कोर्ट का सपोज दैट, हालांकि हाई कोर्ट के स्टाफ का नहीं होता है ट्रांसफ़र, लेकिन सपोज दैट हाई कोर्ट के हैं स्टाफ का, मान लीजिए इसका 90% स्टाफ का तुरंत कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, रांची हाई कोर्ट भेज दिया जाए, तो यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है, वो नया जो आएंगे यहाँ पर, उनको समझ में आएगा पहले उनको कौन सा रिकॉर्ड कहाँ रखा हुआ है, कौन क्या है। तो ये स्कूल में भी लागू होगा। जब अचानक से सारा टीचर हटा दीजिएगा तो बच्चों के साथ जो टीचर का कोलैबोरेशन है, गार्जियन के साथ कोलैबोरेशन है, सब टूटेगा। स्कूल का रिकॉर्ड कहाँ है, कौन क्या है, क्या डाटा है, सब टूटेगा और पूरा मिला के एक अव्यवस्था फैलने वाला है। और इस अव्यवस्था का सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति बना हुआ है शिक्षा विभाग में, यहाँ नेपाल वाली स्थिति होगी, मुख्य कानून, तो यही वाली स्थिति है। किसी का सुनना नहीं है, एकदम डिक्टेटर मोड में काम करना है। वकील साहब, एक प्रश्न और है, क्या करनी चाहिए? 1,87,000 नियोजित शिक्षक, 2-2.5 लाख नए नवेली वाले दुल्हन वाले जो शिक्षक हैं, उन लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार से आग्रह करें, सरकार को थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचना चाहिए। इन लोग का पूर्व का नियमावली जो आप रेगुलर का 91 में बनाए थे, जिसका वेतन इनसे दुगुना तिगुना होता है, उनको जब आप प्रखंड के बाहर का ऑप्शन दे रहे थे, उसमें लिखा हुआ है जो 20 किलोमीटर पर इनका पोस्टिंग होगा, मिनिमम 20 किलोमीटर पर, तो उसको विचार कीजिए, कम से कम उसको रीजनेबल बनाइए। जिसको वेतन आप 2 गुना 3 गुना दे रहे हैं, उसके लिए आप बनाए थे नियम 20 किलोमीटर पर, इनको 70-90 किलोमीटर भेजिएगा, कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ सुधारना चाहिए। और उसके बाद जहाँ तक है तो सब टीचर का पोस्टिंग वगैरह हो रहा है, जिनको फेवरेबल मिलेगा, चाहे जो एडजस्ट कर पाएंगे वो तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जिनको एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जिनका मुश्किल ट्रांसफ़र होगा, निश्चित रूप से वो लोग अपोज करेंगे। कुछ लोग तो माननीय उच्च न्यायालय में निश्चित प्रोसीड, हमारा कई टीचर से बात होते रहता है, वो लोग एकदम अब मूड बना रहे हैं कि नहीं, हम लोग का यदि खराब पोस्टिंग होगा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। कि देखिए, कोई भी अपने घर परिवार को बर्बाद करके ये चाइनीज वेतन वाला नौकरी करने के लिए, तो उसके लिए टीचर को भी प्रताड़ित न हो और शिक्षा विभाग को थोड़ा सा दयालु बनने की ज़रूरत है, ताकि बहुत अच्छा से प्रोग्रेस हो। यहाँ के जो गांव या फिर शहर में एक माहौल सा बन गया कि कहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो सरकारी है, मतलब कि कुछ पढ़ नहीं रहा होगा, तो ऐसा माहौल ही बन गया था। क्या चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और वकील साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दा के ऊपर बात करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा मेरे हिसाब से रहा वो नए नवेले वाले के ट्रांसफ़र की पॉलिसी, और ये रूल में क्या क्या गलती या खामियाँ हैं, विभाग आयोग क्या कुछ खामियां गलत लेकर आई है इस तमाम मुद्दों पर। दूसरा ये भी एक चीज़ है, मतलब लास्ट में पॉइंट आउट कर देते हैं कि उसमें ये भी नहीं क्लियर किया गया है कि स्कूल का ऑप्शन देना है कि नहीं। 10 स्कूल का ऑप्शन, आप 10 पंचायत में 10 स्कूल का ही ऑप्शन मांग लेते हैं या कुछ, ये भी नहीं क्लियर किया गया। नियमावली कुछ बिंदु पर भेग है, उसके लिए स्पष्टीकरण की ज़रूरत है।
और हाँ, एक नियमावली में लास्ट कंडिका में ये भी लिखा गया है कि पूर्व से जो भी ट्रांसफ़र का पॉलिसी वगैरह है उसको मतलब रद्द किया जाता है। तो ये कैसे रद्द कीजिएगा? 309 के प्रोवाइजो के तहत वो सब इशू है, कैबिनेट से अप्रूव है और ये मात्र मुख्यमंत्री से अनुमोदित है। ये 309 के प्रोवाइजो के तहत नहीं है। तो इस लेटर का इतना ताकत नहीं है कि आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो के तहत जो इशू है उसको रद्द कर दे। तो ये भी एक त्रुटि है, लीगल त्रुटि है ये सब। चलिए, कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति में पटना उच्च न्यायालय में और वकील साहब का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।